Hello, everyone. So, as I discussed, that I'll be discussing classical occupancy problems case 4 now. So, in this video, we'll talk about classical occupancy problems case 4, that is a like to alike case. Before this, I'll just revisit classical occupancy problems. So, in this, we have total 4 cases. The first case is when we have distinct to distinct distribution, as in distinct objects are there and we have distinct cells. So we have to distribute a few distinct objects, let's say n distinct objects in amongst n distinct cells. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर हमारे पास टोटल m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और n और लेट्स से k डिस्टिंक्ट सेल्स हैं. सो अगर लेट्स से empty cells भी अलाउड हैं, तो इसमें दो केसेस होते हैं. If empty cells are allowed, then each object will be having k options. So we can write k raised to the power m as the total option because each object will be having k options. हर एक object के पास k option है. So k into k into k m times लिख सकते हैं. तो k raised to the power m total number हो जाएगा. ये किस केस में होगा? If empty cells are allowed, right? So if empty cells are allowed, in this case ये number होगा k raised to the power m. If empty cells are not allowed, right? If empty cells are not allowed, so अब इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. एक मेथड है कि हमने केसेस ले लिए और डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ग्रुपिंग कर ली, फिर उसे सॉल्व कर लिया. लेट्स से टोटल 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड 3 डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, एज इन 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स हैं और 3 डिस्टिंक्ट किड्स हैं. उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट each one receives at least one chocolate, right? So one of the method is we take cases, as in total 5 है. So हम cases ले सकते हैं 3 1 1 and at least 1 वाला केस है. So 2 2 1 ये दो केसेस जो आएंगे. So पहले हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं. So ग्रुपिंग के जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, अगर 5 and 2 का केस है, so उस केस में 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ग्रुपिंग का नंबर हो जाएगा. प्लस दूसरे केस में ग्रुपिंग का नंबर होगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ये दो नंबर्स 2 and 2 अलाइक हैं, राइट? सो ग्रुपिंग में हम बेसिकली ये करते हैं n2 3 फैक्टोरियल कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट? सो दिस इज व्हाट मेथड 1 फॉर इन विच वी टेक केसेस, राइट? अगर एम्प्टी सेल्स अलाउड नहीं है, राइट? एंड इसमें केस 2 जो है वो पाई से आ जाएगा. सो पाई इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा. अगर लेट्स से इफ यू want me to make a video about it, I can make principle of inclusion and exclusion. I can make a video on this. Okay, so you can comment on the video if you want the video on principle of inclusion and exclusion, right? So case 2 में हम सेम क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी कर सकते हैं, राइट? सो अगर उससे मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ वेज लिखने हो, तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस यूनियन हमें करना पड़ता है. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास 3 ways हैं, 3 to the power m minus we can write 3c1. जिस भी सेल को हमें एम्प्टी रखना है उसे हमने सेलेक्ट कर लिया. रिमेनिंग सभी के पास 2 to the power 5 ऑप्शंस हैं एंड प्लस ऑल्टरनेट हमने 3c2 एंड 1 to the power 5 एज इन 1 वैल्यू आ जाएगी. इसकी जो वैल्यू है वो क्लासिकल केस है, 5 का 3 में डिस्ट्रीब्यूशन 150 वैल्यू आ जाती है. इसे अगर मैं सॉल्व किया तो यहाँ पे 150 और इसे भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू 150 ही आएगी, राइट? दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए. सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि अगर हमें डिस्टिंक्ट में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें एम्प्टी सेल्स अलाउड नहीं है, उस केस में दो केसेस आते हैं. एक एक केसेस से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कर सकते हैं. सो केसेस मतलब हमने ग्रुपिंग से सॉल्व किया बेसिकली यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स. एंड देन दूसरा मेथड है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जो कि बेसिकली सेट थ्योरी है, राइट? सो ये हमने डिस्कस किया. दिस इज केस 1 ऑफ क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स इन विच डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. केस 2 में हम क्या करते हैं? अलाइक टू डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? सो केस 2 में हमने alike to distinct distribute करते हैं. बेसिकली n alike ऑब्जेक्ट्स हैं और
सॉरी, और यहाँ पर लेट्स से के डिस्टिंक्ट पर्सन्स है, राइट। सो इससे हम जनरेटिंग फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं, यानी तो इक्वेशन लिखकर x1 + x2 + x3 सो इसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, x1 + x2 टिल टोटल एक्स के एलिमेंट्स हैं, और ये जो टोटल वैल्यू है वो n होनी चाहिए, जहाँ पर एक्स आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ईच एक्स आई इज एन इंटीजर, राइट। सो इसे हम इन इक्वेशंस को हम डाइफेंटाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, जिसमें जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, राइट। ओके, ये केस 2 हो गया क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स का। केस 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, अभी हम केस 4 डिस्कस करने वाले हैं। सो केस 3 में बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था वो था डिस्टिंक्ट टू अलाइक, राइट। डिस्टिंक्ट टू अलाइक, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये हमने डिस्कस किया था केस 3 में, राइट। सो बेसिकली इसमें अलाइक बॉक्सेस होंगे, अलाइक सेल्स होंगे, वो हमने डिस्कस किया था। केस 4 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो केस 4 में बेसिकली क्या है, अलाइक टू अलाइक का केस है। सो कुछ एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स होंगे और के अलाइक सेल्स होंगे, और इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले डिफाइन करते हैं, राइट, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एन आइडेंटिकल और एन अलाइक सेल्स हैं, और एन अलाइक लेट्स से ऑब्जेक्ट्स हैं, और उन्हें हमें के अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट नो सेल इज रिमेनिंग एम्प्टी, रिमेन्स एम्प्टी, राइट। लेट्स से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग एन, जो टोटल एन है उसे एज द सम x1 + x2 + x3 till xk, where the order of terms is being ignored, right, where all these are natural numbers, right. So all these are natural numbers, यहाँ पर order is being ignored, is immaterial, right, doesn't matter. So order is being ignored, यहाँ पर ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इन किसी भी ऑर्डर में हम रखेंगे, रख सकते हैं इसे। एन को हमें इस टोटल के सम के मेथड, सम के एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है, सम के वे एक्सप्रेस करना है, सच दैट ईच नंबर मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, राइट। लेट्स से अगर 5 है, सो 5 को हम लिख सकते हैं 1, अगर टोटल 3 पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो 1 + 3 + 1 लिख सकते हैं, राइट, और 2 + 2 + 1 लिख सकते हैं। सो दो केसेस आएंगे 5 के केस में, राइट। इसमें ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, राइट, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स बीइंग इग्नोर्ड, ये लिखना है। तो मान लो कि जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है एन अलाइक का ए अलाइक सेल्स में, उसे हमने टी ऑफ एन कॉमा के से रिप्रेजेंट किया। दिस बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, एन के alike cells, okay, alike cells, so n alike का k alike cells में distribute कर रहे हैं, such that if no cell remains empty, no cell here is remains empty, so ये कंडीशन होना चाहिए कि हर एक सेल में एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, राइट। तो ये हमने टी एन कॉमा के को ऐसा डिफाइन किया, राइट। अगर मैंने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टी एन कॉमा 1 की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो बेसिकली एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स को हमें के पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो यहाँ पे वन पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट करने का नंबर ऑफ वेज 1 ही होंगे, बिकॉज टोटल एन है, और एक ही पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो नंबर ऑफ वेज 1 हो जाएंगे। नाउ सिमिलरली फिर अगर मुझे लिखना हो एन कॉमा एन एज एन एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और एन अलाइक केसेस हैं, और मुझे एन पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नंबर ऑफ वेज 1 होंगे, जिसमें हर एक में एक एक ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, राइट। नाउ सिमिलरली अगर मैं टी ऑफ एन कॉमा 2 की वैल्यू लिखता हूँ, सो टोटल एन लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और दो पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसकी वैल्यू जो है वो n/2 बॉक्स होगी, बिकॉज
यहाँ पर अगर मैं n को इवन लेता हूँ तो मेरे पास जो पार्टीशन होंगे वो हो जाएंगे 1 n-1 देन 2 n-2 से लेकर n/2 n/2, राइट। सो यहाँ पर ये जो टोटल वेज हैं वो n/2 है। अगर n को मैंने ऑड ले लिया तो उस केस में मेरे पास 1 n-1 से लेकर n-1/2 n+1/2 तक जो वेज होंगे वो आएंगे। अब इन्हें भी अगर मैं काउंट करता हूँ तो इसे भी मैं n/2 के बॉक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पर n की वैल्यू मैंने इवन ली है और यहाँ पर n की वैल्यू मैंने ऑड ले ली है, राइट। सो दोनों केसेस में मैं ये देखता हूँ कि n/2 बॉक्स के फॉर्म में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ Tn, 2 को, राइट। ओके, सो ये सारी वैल्यूज मेरे पास हैं। अगर मैं Tn, k की वैल्यू लिखता हूँ जहाँ पर k की वैल्यू ग्रेटर देन n है, तो ऑब्वियसली Tn, k की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है मेरे पास और जो अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं वो कम है, सच दैट ईच सेल इज हैविंग एटलीस्ट वन, सो वो केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। अब अगर मुझे अगर रिकर्शन लिखना है कि T(n, k) जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उनको अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं इसमें दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस लेता हूँ। एक केस में जिसमें कि मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनी सेल, इन एनी सेल इज इज 1। सो इसमें मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट, जो भी किसी भी सेल में जो मिनिमम नंबर है ऑब्जेक्ट्स का वो 1 है। एक केस मैंने ये लिया और दूसरे केस में मैं मिनिमम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, राइट। सो दो ही केस होगा। अब बिकॉज वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, बिकॉज हर एक सेल में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना चाहिए। तो आउट ऑफ ऑल दोज अगर मैं दो केस लेता हूँ कि जिसमें मिनिमम 1 है, वो एक केस होगा, और दूसरा केस हो सकता है मिनिमम जो है वो 1 से बड़ा है, राइट। सो अगर मैंने मिनिमम 1 लेना है तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट को मैंने सेपरेट कर लिया, राइट। सो एक एलिमेंट को अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स का मैं पार्टीशन कर देता हूँ, राइट। सो अगर मैंने रिमेनिंग एलिमेंट्स का पार्टीशन किया तो वो हो जाएगा T(n-1, k-1) वेज में, राइट, राइट। सो n-1, k-1 वेज में मैं इसे पार्टीशन कर सकता हूँ, राइट। अब अगर मुझे मिनिमम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ग्रेटर देन 1 रखना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं n में से, टोटल n में से k ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। हर एक सेल में एक एक ऑब्जेक्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अभी जो मेरे पास रिमेनिंग बचते हैं वो n-k हैं, राइट। अब n-k को मैंने k सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सच दैट ईच वन गेट्स एटलीस्ट वन, राइट। सो ये उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। Tn, को मुझे के अलाइक ऑब्जेक्ट्स में, अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये टोटल नंबर हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि ऑलरेडी मेरे पास एक एक एलिमेंट तो हर एक सेल में थे। अब अब वापस से मिनिमम 1 1 एलिमेंट मैंने वापस दिया है। सो मिनिमम जो किसी भी सेल में होंगे वो वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या तो 2 होगी या 2 से बड़ी वैल्यू होगी, राइट। सो ये मेरे पास रिकर्शन का रिलेशन आ गया। Tn, is equal to T(n-1, k-1) plus T(n-k, यहाँ पर फर्स्ट केस में मिनिमम 1 है और सेकेंड केस में मिनिमम 1 से बड़ी वैल्यू है, राइट, राइट। अब इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पर कि इफ n identical or n like objects are to be distributed in k alike cells or boxes, if empty cells are allowed, are allowed। सो इस केस में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, Tn, k, एक केस ले लिया। अब अगर मैं इसमें हर एक के जो सेल्स हैं उसमें हर एक सेल में एटलीस्ट 1 एलिमेंट होनी चाहिए। फिर अगर मान लो एग्जैक्टली एक को मुझे एम्प्टी रखना है तो मैं उसे लिख सकता हूँ T(n
एन कॉमा के माइनस वन। सो एन को मैंने के माइनस वन सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक सेल को मैंने एम्प्टी रखा है, राइट। सो उसमें सो बेसिकली एन को मैंने के में डिस्ट्रीब्यूट किया है सच दैट एम्प्टी सेल्स आर ऑल्सो अलाउड, राइट। सो इसमें एग्जैक्टली एक सेल को मैंने एम्प्टी रखा है प्लस टी ऑफ एन कॉमा के माइनस टू। अब मैंने दो सेल्स को एम्प्टी रखा है टिल टी ऑफ, अब इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ एन कॉमा वन, राइट। सारे को मैंने एक ही सेल में डाल दिया, राइट। सो इसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ऑफ आर इक्वल्स वन टू के टी ऑफ एन कॉमा के, सॉरी एन कॉमा आर। इस काउंटर जो है अभी यहाँ पर आर है, आर की वैल्यूज को हम चेंज कर रहे हैं वन से लेकर के तक। सो ये एक रिजल्ट हो गया जिसमें एम्प्टी सेल्स भी अलाउड हो सकते हैं। जो हमने टी एन कॉमा के लिया था उसमें एम्प्टी सेल्स अलाउड नहीं थे। यहाँ पर अगर एम्प्टी सेल्स अलाउड होंगे तो हमें सिग्मा रन करना पड़ेगा वन से लेकर के तक, राइट, आर की वैल्यू को। अब लेट्स से एक क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, द क्वेश्चन इज व्हाट is the number of garlands or necklaces that can be made from 6n identical, let's say, blue beads and three identical white beads. ओके, सो एक कैटेगरी में 6n टोटल आइडेंटिकल है और दूसरी कैटेगरी में 3 आइडेंटिकल है, राइट। और हमें गार्लैंड्स बनाने हैं, एज इन नेकलेसेस बनाने हैं। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर 6n को हमने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया जिसमें तीनों जो वाइट बीट्स हैं वो यहाँ पर हैं, तो बेसिकली हमें यहाँ पर और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लाइक मानते हैं तो यहाँ पर हमें टी ऑफ 6n कॉमा 3 वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। प्लस दूसरे केस में क्या होगा, अगर मैंने दोनों को यहाँ पे रखा और इन दोनों के बीच में कोई भी बीड नहीं है, ये जो आइडेंटिकल वाइट बीड्स हैं वो इन दोनों के बीच में कोई भी बीड नहीं है, और यहाँ पर एक डब्ल्यू एक वाइट यहाँ पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो नंबर आएगा वो होगा टी ऑफ 6n कॉमा 2, राइट। फिर थर्ड केस में अगर मैंने तीनों को एक साथ ही रख दिया यहाँ पर, राइट, यहाँ पर फर्स्ट केस में डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर और डब्ल्यू यहाँ पर। सो इस केस में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी टी ऑफ 6n कॉमा 1, राइट। सो मुझे बेसिकली इसको, इसे और इसे, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं टोटल वैल्यू लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, राइट। सो अभी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं टी ऑफ 6n कॉमा 3 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, राइट। सो 6n कॉमा 3, अगर जो रेकरेंस रिलेशन मैंने लिखा था उससे जो रेकरेंस रिलेशन है वो है टी ऑफ n कॉमा के की वैल्यू, एक को मैंने सेपरेट रखा था, सो टी ऑफ n माइनस वन कॉमा के माइनस वन प्लस टी ऑफ n माइनस के कॉमा के, राइट। सो मैं अगर इसे और इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो रिलेशन आने वाला है वो है टी एन कॉमा के माइनस टी ऑफ एन माइनस के कॉमा के इज इक्वल टू टी ऑफ, अब इन दोनों में से मुझे वन एंड वन सब्ट्रैक्ट करना है, तो एन माइनस वन कॉमा के माइनस वन, ये वैल्यू आ रही है, राइट। अब अगर मैं एन को यहाँ पे 6n और के को 3 से रिप्लेस करता हूँ तो माइनस टी ऑफ, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6n माइनस 3 कॉमा 3, और इसकी जो वैल्यू है वो है टी ऑफ 6n माइनस वन कॉमा टू, राइट। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं टी ऑफ 6n माइनस 3 कॉमा 3 इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना चाहूँ तो मैं वापस सेम रिकर्शन को यूज़ कर रहा हूँ, तो माइनस टी ऑफ, अब मुझे इससे 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 6n माइनस 6 बनाएगा, और ये k की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। यहाँ पर टी ऑफ इसकी जो वैल्यू है 6n माइनस 4 कॉमा 2, ये आ जाएगी। फिर से मैं रिकरेंस को यूज़ कर रहा हूँ 6n माइनस 6 कॉमा 3
माइनस टी ऑफ 6n-9। आप देख सकते हो कि 3 का डिफरेंस रहेगा हमेशा। के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में जो k-1 है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। और जो फर्स्ट नंबर है 6n-6, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू 6n-7 हो जाएगी। नाउ सिमिलरली इफ आई कीप ऑन डूइंग दिस, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज, ओके लेट्स से एक और नंबर में लिख लेता हूँ, टी ऑफ 6n-9 3 माइनस टी ऑफ, यहाँ पे जो वैल्यू है वो -12 3 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी ऑफ 6n-10 2, राइट। इट गोज ऑन टिल, लेट्स से ये वैल्यू हो जाती है टी ऑफ 6 3 माइनस टी ऑफ 3 3, और इसकी जो वैल्यू होगी वो टी ऑफ 5 3, ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब मैं इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर एनलिस्ट करता हूँ, लिख रहा हूँ, राइट। सो फर्स्ट केस में इसकी जो वैल्यू है वो 6n-1/2 का बॉक्स होगा, विच इज 6n-1/2 का बॉक्स है, विच इज 3n-1, राइट। राइट, जो सेकेंड केस में है ये वैल्यू है 3n-2, यहाँ पर 6n-7/2 का बॉक्स रहेगा वापस, जिसकी वैल्यू 3n-4 होगी। इस केस में 6n-10/2 इसके बॉक्स की वैल्यू आएगी जो कि 3n-5 है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो भी 3 के मल्टीपल्स हैं वो नंबर इसमें कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट। जो लास्ट नंबर है वो होगा 5/2 का बॉक्स, विच इज 2, राइट। और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 है, राइट। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सभी नंबर्स को ऐड किया तो यू कैन सी टेलीस्कोपिंग, राइट। ऑल दीज टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल, राइट। सो ये सारे टर्म, ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये फर्स्ट वाली वैल्यू 1 है, राइट। तो अगर मैंने इन सभी को ऐड किया अभी, सो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास टी ऑफ 6n, 3 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1, इस तरफ राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा। सो 1 + 2 प्लस, अब मैंने क्या किया है इस तरफ सारे 3 के मल्टीपल्स को भी ऐड कर दिया है टिल 3n। सो टिल 3n मैंने सारे मल्टीपल्स को ऐड किया, 3 के मल्टीपल्स को मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। सो 3 + 6 टिल 3n मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, राइट। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर। सो जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 3n + 1, बिकॉज 3n तक के टर्म्स मैंने ऐड किए हैं, राइट। राइट, सो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 3n + 1/2, ये वैल्यू आ रही है माइनस। अब यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ, n + 1/2, ये वैल्यू आ जाती है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये इसकी जो वैल्यू है 3n/2, इसमें से कॉमन ले सकते हैं और 2n आएगा, 2 कैंसिल होके इसकी वैल्यू 3n² बन जाएगी, राइट। नाउ सिमिलरली अगर मुझे टी ऑफ 6n, 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो है वो 6n/2 का बॉक्स है, विच इज 3n। एंड सिमिलरली इफ आई हैव टू कैलकुलेट टी 6n, 1, सो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। सो इस केस में जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो क्या होगा, इन तीनों का सम। सो हो जाएगी वैल्यू 3n² + 3n + 1, राइट। सो अगर मुझे 6n आइडेंटिकल बीट्स को से अगर मुझे गार्डन बनाना है जिसमें 3 लेट्स से वाइट बीट्स भी हैं, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट गार्डन्स का जो नंबर होगा वो इतना हो जाएगा, 3n² + 3n + 1। ओके, सो आई होप मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, राइट। अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ कि लेट्स से अगर हमारे पास टोटल 8n, ओके, टोटल 8n, और लेट्स से हम 9n ले लेते हैं। सो अगर हमारे पास टोटल 9n अलाइक वाइट बीड्स हैं और फ्लावर्स हैं, एंड हमारे पास लेट्स से 3 अलाइक रेड बीड्स हैं, राइट। और इनसे हमें लेट्स से नेकलेसेस बनाने हैं या गार्लैंड्स बनाने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने होंगे, ये इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो, राइट। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। सो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स का टाइप 4, केस 4 हम डिस्कस किया है, अलाइक टू अलाइक, एज इन एन अलाइक
ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें के अलाइक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नंबर ऑफ वेज कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें रिकर्शन की मदद लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, थैंक यू, and do like and subscribe. Okay, thanks a lot. Keep watching.